गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे नवपाषाण काल के बारे में, क्योंकि पिछले 2 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, मध्य पाषाण काल और पुरापाषाण काल। इनको हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे नवपाषाण काल की। तो तीसरा होगा हमारा नवपाषाण काल। अगर नवपाषाण काल में हम इसको अगर हम इंग्लिश में लिखें तो हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिख सकते हैं न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज, ठीक है। आज हम नवपाषाण काल की बात करेंगे कि नवपाषाण काल में तो नवपाषाण काल में सबसे पहले क्या हुआ? नवपाषाण काल में सबसे पहले पहिए की खोज हुई। पहिए की खोज किस काल में होती है? तो पहिए की खोज सबसे पहले नवपाषाण काल में हुई। नवपाषाण काल में ही क्या हुआ? पूजा की शुरुआत हुई। मतलब यहाँ के लोग पूजा की शुरुआत हुई। इन लोगों ने पूजा करना स्टार्ट किया। बाकी जो पिछला टाइम था, जैसे पुरापाषाण काल था और मध्य पाषाण काल था, उसमें पूजा करने के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। तो पूजा करने की शुरुआत इसी काल में हुई। आगे इसमें क्या हुआ? कृषि की शुरुआत हुई। कृषि की शुरुआत किस काल में होती है? कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में होती है। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं कहाँ से? कोल्डेहबा कृषि के साक्ष्य में मिलते हैं कहाँ से? कृषि के साक्ष्य में मिलते हैं मेहरगढ़ पाकिस्तान से। मेहरगढ़ पाकिस्तान से। कृषि के साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ पाकिस्तान से। और मेहरगढ़ पाकिस्तान कहाँ है? बोलन नदी के किनारे। बोलन नदी के किनारे। तो नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुई, पूजा करने की शुरुआत होती है। कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिलते हैं। और धान की भूसी के साक्ष्य भी कहाँ से मिलते हैं? तो ये कोल्डेहबा प्रयागराज से मिलते हैं। धान की भूसी के साक्ष्य कोल्डेहबा, जो कि प्रयागराज में पड़ता है। कोल्डेहबा प्रयागराज से धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। इस काल में माइक्रोलिथ पत्थर का प्रयोग हुआ, जिन्हें इस काल में क्या हुआ? इस काल में छोटे पत्थरों का प्रयोग हुआ, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है, ठीक है। इस काल में क्या हुआ था? पहिए की खोज हुई थी, पूजा करने की शुरुआत हुई थी। कृषि के साक्ष्य मिले थे कहाँ से? मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले थे। ये क्षेत्र बोलन नदी के किनारे है। और धान की भूसी के साक्ष्य भी कहाँ से मिलते हैं? कोल्डेहबा प्रयागराज से मिलते हैं। इस काल में छोटे पत्थर, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है, का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ। और नवपाषाण काल में क्या हुआ था? नवपाषाण काल में स्थायी आवास प्रारंभ हुआ। स्थायी आवास प्रारंभ हुआ। कहने का मतलब कि लोग एक जगह स्थायी होना सीख गए थे, क्योंकि वो लोग कृषि करना सीख गए थे
और कृषि करना जब सीख गए थे और उन्हें पहिए की खोज उन्होंने कर ली थी, तो जाहिर सी बात है कि वो एक जगह रुक के अपना जो जैसे आजकल लोग करते हैं वैसे ही सारे काम उन्होंने करने स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा, कृषि की शुरुआत होती है तो इसी में पहला अनाज, जो सबसे पहले अनाज को इन्होंने उत्पन्न किया था वो था जौ। पहला अनाज कौन सा था? पहला अनाज था जौ। ठीक है, अब हम नवपाषाण काल के कुछ स्थलों की बात करेंगे। स्थल एक पिघलीहल, हुल्लूर, ये पड़ेगा कर्नाटक में। ठीक है, दूसरा उतनूर तेलंगाना में, पिघलीहल हुल्लूर कर्नाटक में, उतनूर तेलंगाना में, और चिरांद, क्या बोलेंगे? चिरांद। चिरांद, चिरांद कहाँ पड़ेगा? तो चिरांद पड़ता है हमारा कहाँ? बिहार में। अगला है हमारा गुफकराल और बुर्जहोम। गुफकराल और बुर्जहोम। गुफकराल और बुर्जहोम। ठीक है, गुफकराल से क्या मिला है? यहाँ से गर्तावास वाले गड्ढे वाले घर, गर्तावास वाले घर यानी कि गड्ढे वाले घर मिले हैं। और बुर्जहोम से क्या मिला है? मानव के साथ कुत्ते का शव, मानव के साथ कुत्ते का शव। ठीक है, मानव के साथ कुत्ते का शव, ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? तो ये दोनों जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? जम्मू कश्मीर में। तो नवपाषाण काल के स्थल क्या है? पिघलीहल हुल्लूर कर्नाटक में, उतनूर तेलंगाना में, चिरांद बिहार में, गुफकराल और बुर्जहोम कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। यहाँ से क्या मिला है? गर्तावास वाले घर यानी कि जो गड्ढे वाले थे, जो गड्ढे में मतलब गड्ढे की तरीके से होते थे। बुर्जहोम की बात करें तो मानव के साथ कुत्ते का शव मिला है, मानव के साथ कुत्ते का शव। अब 2 स्थल और बचे हैं। 2 स्थल हम कहाँ लिखते हैं? 2 स्थल हम यहाँ लिख लेते हैं। एक बचा है क्या? दाऊजली हेडिंग, दाऊजली हेडिंग। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? असम में। दाऊजली हेडिंग असम में, और हथनोरा कहाँ पड़ता है? हथनोरा पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है? दाऊजली हेडिंग से मिला है जेडाइड पत्थर। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? हथनोरा से मानव के साथ मानव खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? मानव खोपड़ी के साक्ष्य। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो, नवपाषाण काल को हम क्या कहेंगे? न्यू स्टोन एज। ठीक है, इस काल में क्या हुआ? पहिए की खोज हुई। ठीक है, पहिए की खोज, पूजा की शुरुआत इसी काल में हुई थी। लोग पूजा करना सीखे थे, पूजा करने का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कृषि की शुरुआत हुई तो कृषि की शुरुआत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिलते हैं। और ये कहाँ है? तो बोलन नदी के किनारे पर है। आगे धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं, धान की भूसी के साक्ष्य हमें मिले हैं कहाँ से? कोल्डेहबा प्रयागराज से। ठीक है, छोटे पत्थरों का प्रयोग हुआ जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। स्थायी आवास प्रारंभ हुआ। ठीक है, इस काल में क्या हुआ? स्थायी आवास प्रारंभ हुआ। यहाँ पर लिख लो शिल्प का प्रयोग,
शिल्प का प्रयोग, ये शिल्प का प्रयोग करने लग गए थे। जैसे मतलब आजकल हम क्या करते हैं, किसी पत्थर पे कुछ आकृतियां बनाते हैं शिल्प तरीके की, तो शिल्प का प्रयोग करने लग गए थे ये लोग। ठीक है, छोटे पत्थर जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ, स्थायी आवास प्रारंभ हुआ। ठीक है, और ये क्या है, ये है स्थल, नवपाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल। पिघलिहल हुल्लूर कर्नाटक में है, उतनूर तेलंगाना में, चिरांद बिहार में, गुफकराल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में। यहाँ से क्या मिला है, गुफकराल से यहाँ से मिला है गड्ढे वाले घर जिन्हें गर्तावास कहते हैं, और बुर्जहोम मानव के साथ कुत्ते का शव मिला है गुफ बुर्जहोम से। आगे दाउजली हेडिंग असम, यहाँ से क्या मिला है, जेडाइड पत्थर। और हम बात करेंगे हथनोरा, हथनोरा मध्य प्रदेश, यहाँ से क्या मिला है, मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ताम्रपाषाण काल की। मुख्यतः 3 प्रकार के काल होते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, जिन्हें हमने एक प्रॉपर वे में ख़त्म किया है। ये ताम्रपाषाण काल कहते हैं हम नवपाषाण काल के बाद के समय को, जिस काल में जैसे धातुओं की खोज हुई थी, पहली मिस्र धातु, कांसा, है ना, तो इन चीज़ों की खोज हुई थी, लोहे की खोज हुई थी। तो जिस काल में ये सब चीज़ें खोज हुई, ये नवपाषाण काल के बाद की हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इसे कि नवपाषाण काल के, नवपाषाण काल के बाद का, नवपाषाण काल के बाद का समय है ये। ठीक है, नवपाषाण काल के बाद का समय। इसमें क्या हुआ, इसमें तांबे की खोज हुई। किसकी, तांबे की खोज हुई, तांबे की खोज हुई। मानव द्वारा पहली मिस्र धातु है, कैसी है, पहली मिस्र धातु। ठीक है, पहली मिस्र धातु, पहली मिस्र धातु। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले तांबे की खोज हुई। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर कांसे की होती है, और फिर क्या होता है, फिर लोहा। ठीक है, लोहा। हम बात करेंगे कि लोहे के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो लोहे के साक्ष्य मिलते हैं अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा यूपी से। ठीक है, अंतरजी खेड़ा यूपी से। और अगर हम इसे डिटेल में देखें तो अंतरजी खेड़ा एटा में पड़ता है ये। ठीक है, और एटा कहाँ पड़ता है, यूपी में। ठीक है, ये तो हो गए लोहे के साथ। ये होता है मानव द्वारा पहली धातु, ये पहली धातु। ठीक है, मानव द्वारा खोजित पहली धातु। और कांसा क्या होता है, पहली मिस्र धातु, पहली धातु बोल लेना, पहली धातु। ठीक है, पहली मिस्र धातु, पहली मिस्र धातु। ठीक है, लोहे के साक्ष्य तो हम बता चुके, अंतरजी खेड़ा एटा यूपी से मिले हैं। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख संस्कृतियों की जो पाषाण काल की हैं। प्रमुख संस्कृतियाँ, ठीक है। हाँ, पाषाण काल की प्रमुख संस्कृतियाँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ताम्र पाषाण काल में बस इतना ही था। ठीक है, पाषाण काल की अगर हम प्रमुख संस्कृतियों की बात करें तो सबसे पहले गणेश्वर संस्कृति, गणेश्वर संस्कृति सबसे पहली आ जाएगी, गणेश्वर संस्कृति। फिर आ जाती है आहड़ संस्कृति, आहड़ संस्कृति, बालाथल संस्कृति, बालाथल संस्कृति, कायथा संस्कृति नंबर 4, कायथा संस्कृति। ठीक है, सब कायथा संस्कृति। और अगर हम बात करें तो
जॉर्वे, जॉर्वे संस्कृति। ठीक है, देखो गणेश्वर संस्कृति हो गई, आहड़ संस्कृति हो गई, बालाथल संस्कृति, कायथा संस्कृति और जॉर्वे संस्कृति। अब यहाँ पे नंबर 6 डाल लो, नबदा टोली, नबदा टोली, नबदा टोली संस्कृति। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये है ताराडीह, ताराडीह संस्कृति। ठीक है, ताराडीह संस्कृति। ताराडीह संस्कृति कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है हमारी बिहार में, ये पड़ती है हमारी मध्य प्रदेश में। ठीक है, और जॉर्वे संस्कृति की अगर हम बात करें तो ये पड़ती है हमारी महाराष्ट्र में। ठीक है, ठीक है, ये तीन जो हैं, ये तीन ऊपर से तीन, ये कहाँ पड़ती हैं, ये राजस्थान में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं, ये राजस्थान में पड़ती हैं। और ये हमारी कहाँ पड़ती है, तो ये हमारी पड़ती है मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल क्या होता है, ताम्रपाषाण काल होता है नवपाषाण काल के बाद का समय। इस काल में क्या हुआ, इस काल में तांबे की खोज हुई। तांबा जो कि पहली क्या है, पहली धातु है। ठीक है, तांबा पहली धातु है, तो पहली मानव द्वारा खोजित पहली धातु क्या है, तांबा, तांबा। ठीक है, और तांबा पहली धातु है। कांसा क्या है, कांसा है पहली मिश्र धातु। और लोहा। ठीक है, सबसे पहले तांबा, फिर कांसा, फिर लोहा। लोहे के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, अंतरजी, खेड़ा, एटा, यूपी से मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाषाण काल की प्रमुख संस्कृतियों की। संस्कृतियाँ जैसे हम पुरानी सभ्यता थी वैसे ही। सबसे पहले गणेश्वर संस्कृति, आहड़ संस्कृति, बालाथल संस्कृति और बालाथल संस्कृति, ये तीन कहाँ पड़ती हैं, राजस्थान में। ठीक है, कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में, जॉर्वे संस्कृति महाराष्ट्र में, नबदा टोली संस्कृति मध्य प्रदेश में और ताराडीह संस्कृति कहाँ पड़ती है, बिहार में। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। उससे पहले हम इसे रेस कर देते हैं, क्योंकि इतना हमारा पूरा एकदम क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय आज की हमारी हेडिंग होगी। इसके अन्य नाम होते हैं, इसे कई नामों से जाना जाता है। जैसे अन्य नाम इसके होंगे, अन्य नाम, इसे सरस्वती सभ्यता, एक हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और प्रथम नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है सर, इस सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले किसने खोजा था, तो 1826 में चार्ल्स मैसन ने, 1826 में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले इसे खोजा था। ठीक है, और 1856 में कनिंघम ने इसका क्या किया था, कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया था। कनिंघम ने इसका क्या किया था, कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया था। ठीक है, सर्वेक्षण का मतलब होता है उसका, जैसे उसके बारे में जानना, उसको उस क्षेत्र में जाना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, इसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं, तो कनिंघम को कहते हैं। 1856 में ही क्या हुआ था, जॉन बर्टन एवं
एवं विलियम बर्टन। विलियम बर्टन ये कौन थे? ये दो भाई थे, इन्हें कहते हैं बर्टन बंधु। बर्टन बंधु, ठीक है। बर्टन बंधुओं ने क्या किया था? जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन ने 1856 में इसकी जानकारी किसे दी? सरकार को दी। क्योंकि 1856 में जब इन्होंने कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया तो उसने क्या कहा? उसने इसका महत्व नहीं समझा, इसका क्या किया? महत्व नहीं समझा, महत्व नहीं समझा, मतलब कि उसने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसकी सूचना किसे दी? ब्रिटिश सरकार को दी। उस टाइम जब भारत में पहली रेलवे लाइन बिछ रही थी, उस समय की ये बात है कि ये दो भाई थे, जब इन्होंने इसकी जानकारी किसे दी? सरकार को दी, ठीक है। और यहाँ पे एक नाम और लिख लो, सुमेरियन सभ्यता की बेटी। सुमेरियन सभ्यता की बेटी भी इसे कहते हैं। सुमेरियन सभ्यता की बेटी, जो अन्य देशों की सभ्यताएं थी उनको हम कहते हैं सुमेरियन सभ्यता की बेटी, ठीक है। इसका समय काल कितना है? इसके समय काल की अगर हम बात करेंगे समय काल, तो इसका समय काल है 2500 से 1750 BC। और ये BC के बारे में हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि AD और BC क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि यह मात्र सत्तात्मक थी। कैसी थी ये सभ्यता? कैसी थी? मात्र सत्तात्मक थी, मात्र सत्तात्मक थी, ठीक है। मात्र सत्तात्मक का मतलब था कि माता की आज्ञा को ये लोग सर्वोपरि मानते थे, ठीक है। इसका आकार कैसा था? आकार इसका कैसा था? आकार इसका था त्रिभुजाकार। कैसा आकार था इसका? आकार इसका कैसा था? त्रिभुजाकार था, ठीक है। आकार इसका त्रिभुजाकार था। पवित्र पशु कौन था? कुबड़ वाला बैल। पवित्र पशु था, पवित्र पशु था कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल, ठीक है। और व्यवसाय क्या था? व्यवसाय क्या था इनका? व्यवसाय था इनका आयात निर्यात, मतलब आयात निर्यात, बेचना और खरीदना। इसे हम क्या बोल सकते हैं? व्यापार करना। क्या व्यवसाय था इनका? इनका व्यवसाय था व्यापार करना, ठीक है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता की बेटी, और इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसे सबसे पहले खोजा था। 1856 में कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया, ठीक है। और कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया। भारतीय पुरातत्व का इन्हें जनक कहते हैं, ठीक है। कनिंघम ने क्या किया था? कनिंघम ने इसका महत्व नहीं समझा, ठीक है। कनिंघम ने इसे किसी भी मतलब इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने 1856 में ही जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन ने इसकी सूचना किसको दी? सरकार को दी। सूचना किसे दी? सरकार को दी, ठीक है। सरकार को दी इसकी सूचना सरकार को दी। समय काल कितना है इसका? 2500 से 1750 BC। मात्र सत्तात्मक है। आकार इसका त्रिभुजाकार। पवित्र पशु कुबड़ वाला बैल। व्यवसाय क्या था? आयात निर्यात, ठीक है, आयात निर्यात। अब हम बात करेंगे सबसे प्राचीन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन नगर की। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो सबसे प्राचीन नगर है भिरडाणा, हरियाणा। कहाँ पड़ता है ये? भिरडाणा हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। 2014 में इसे क्या किया गया था? 2014 में इसे खोजा गया था। 2014 में खोजा गया। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नगर है राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? राखीगढ़ी, हरियाणा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है राखीगढ़ी, हरियाणा, ठीक है, राखीगढ़ी, हरियाणा। लिपि कैसी है? लिपि है भावचित्रात्मक, भावचित्रात्मक, जो अभी तक कैसी है? अपठनीय है, अपठनीय
अपठनीय है, अपठनीय है, क्योंकि अपठनीय है का मतलब है क्योंकि इसे पढ़ा नहीं गया है, अब तक इसे कोई भी पढ़ नहीं सका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कुल कुल 13 लाख के आसपास। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे? घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे? तो ये लोग पूजा करते थे पशुपति की, पशुपति या पशुपति मातृ देवी, जिसे हम क्या कहते हैं? उर्वरता की देवी भी कहते हैं, उर्वरता की देवी। इनकी ये लोग क्या करते थे? पूजा करते थे। अब हम उन क्षेत्रों की बात करते हैं जिनमें सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल, जैसे ये देखो किन किन क्षेत्रों में ये फैला था। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, ठीक है, इधर आलमगीरपुर और इधर सुतकांगे कांगेडोर, सुतकांगेडोर। ठीक है, मांडा ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है, और अहमदाबाद महाराष्ट्र, ये उत्तर प्रदेश, और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। ठीक है, तो आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना। आगे इसमें जो भी रह गया वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।